हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के लिए ये जावा का ट्यूटोरियल वीडियो है। इसमें मैं कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। ट्यूटोरियल वीडियो के बाद मैं एमसीक्यू भी लाऊंगा। तुरंत ट्यूटोरियल एमसीक्यू इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जावा का एक तरह से इंट्रोडक्शन आपको देखने को इसमें मिलेगा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं, सी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है, पाइथन भी है। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो जावा थोड़ा सा एक अलग तरह का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है। इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मिले तो भी सही जाएगा, ठीक है। ये किनके द्वारा बनाया गया इसको, तो जेम्स घोसलिंग। कंपनी अगर पूछे तो सन माइक्रो सिस्टम। देखिए, इसके पीछे की छोटी सी कहानी में 2 मिनट बताया, तो 2 मिनट नहीं 30 सेकंड के अंदर बता देता हूँ। देखिए, 1991 का टाइम था, ठीक है। अब बोल सकते हैं 90s का समय था। उस समय बहुत सारे होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वीसीआर उस समय चलता था, टोस्टर जिसमें ब्रेड हम लोग लगाते हैं वो टोस्ट कर देता है हमारे लिए। इन सारे छोटे बड़े मशीन में इन लोगों ने सोचा कि सॉफ्टवेयर डाला जाए, ताकि सॉफ्टवेयर डालने से थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर डालने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो होना चाहिए, ताकि उस तरह का सॉफ्टवेयर को बना पाए। तो उसके लिए एक मीटिंग बनाया, एक मीटिंग हुआ और एक ग्रीन प्रोजेक्ट नाम से एक टीम बनाया गया। और उस टीम का हेड कौन थे? जेम्स घोसलिंग। जेम्स गोसलिंग उस टीम के हेड थे और इन्हीं के मैनेजमेंट में ये जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया। शुरू शुरू में इसका नाम था ओएक, बड़ा अजीब सा नाम था। लेकिन 95 में इसका नाम जावा कर दिया गया। तो ओरिजिनली इसका नाम क्या था? ओएक था। पर्पस क्या था? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को थोड़ा सा स्मार्ट बनाना, उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, इसी के लिए जावा का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग इसका फीचर को देखते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ खास फीचर होता है। तो इसके कुछ फीचर को देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है जो इतना खास बना देता है जावा को। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, सबसे पहला फीचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। बाकी फीचर को भूल जाइए, लेकिन इस फीचर को जरूर याद रखिएगा। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करता है। मतलब एक बार कंपाइल्ड किया जाता है इसको, फिर दूसरा बार इंटरप्रेट किया जाता है, तब जाके आउटपुट दिखता है। अब देखिए, सोर्स कोड, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको सोर्स कोड बोला जाता है। जैसे कि आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा, तो जो कोड आपने लिखा उसको सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड को कंपाइलर के थ्रू जब गुजारते हैं, मतलब जब आप कंपाइल करते हैं, तो एक बीच का कोड तैयार होता है जिसको बोला जाता है बाइट कोड। देखिए, केवल जावा में ही होता है, सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ सोर्स कोड को डायरेक्ट कंपाइलर से गुजारिएगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट कोड, काम खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में एक मीडिएटर, इंटरमीडियरी कोड जनरेट होता है। तो बाइट कोड को इंटरमीडियरी कोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बीच का कोड है। तो जब आप सोर्स कोड को कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करते हैं तो मिलता है बाइट कोड। तो बाइट कोड को आप रन कराइएगा तो बाइट कोड आपको रिजल्ट नहीं शो करेगा। अब फिर ये बाइट कोड इंटरप्रेटर के थ्रू गुजरता है, मतलब इंटरप्रेट किया जाता है, तब जाके ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है। और ये ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर के भाषा में होता है 01 में, और कंप्यूटर पढ़ता है और आपके लिए आउटपुट दे देता है। अब कुछ और काम की बात मैं बताता हूँ। जब सोर्स कोड आपका होता है, तो जो भी सोर्स कोड होता है जावा लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ हो, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट जावा। तो कोई पूछे जावा लैंग्वेज में लिखा गया कोई प्रोग्राम है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट जावा, ठीक है। और जब इसको कंपाइलर से गुजारिएगा तो बन जाता है बाइट कोड। तो जब बाइट कोड बन जाएगा ना, तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा डॉट क्लास। तो ये दोनों आता है एग्जाम में, ठीक है, कि सोर्स कोड का क्या एक्सटेंशन होता है, बाइट कोड का क्या एक्सटेंशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा अब जो है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। देखिए, पोर्टेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक तरह से बोलिए कि खासियत भरी गुण है ये जावा का। पोर्टेबिलिटी आने की वजह से ही इतना इतना पॉपुलर हो गया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाना।
किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाना, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना। आप एंड्रॉयड मोबाइल में रन करा सकते हैं, विंडोज़ पे भी रन करा सकते हैं, यूनिक्स लाइनक्स पे भी रन करा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। और ये पोर्टेबिलिटी के पीछे का कहीं ना कहीं कारण यही टेक्निक है, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। एक बार आप कंपाइल करते हैं, फिर आप इंटरप्रेट करते हैं। तो कंपाइल करते हैं और जिस मशीन पे जाता है, दुनिया के किसी भी मशीन पे जाएगा, उसका एक अलग इंटरप्रेटर रहेगा। वो इंटरप्रेटर कोड को इंटरप्रेट कर देगा और उस मशीन पर रन कर जाएगा। तो इसी कारण आपका जो भी जावा में लिखा गया कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। एक बात और मैं बताता हूँ, इंटरप्रेटर को जेवीएम बोलते हैं, जेवीएम। जावा वर्चुअल मशीन कुछ नहीं होता है, वो एक इंटरप्रेटर ही है। जावा वर्चुअल मशीन क्या है? इंटरप्रेटर ही है। तो जावा वर्चुअल मशीन, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? जावा वर्चुअल मशीन। अब आते हैं तीसरा फीचर। जो तीसरा फीचर है वो है रोबस्ट एंड सिक्योर। रोबस्ट एंड सिक्योर। देखिए, जावा जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया ना, तो इंटरनेट यूज करना काफ़ी इंटरेक्टिव हो गया। मतलब पहले इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेस थे वो स्टैटिक होते थे, और इंटरनेट पे कोई एक मतलब कि डायनेमिक कुछ होता नहीं था, सब कुछ स्टैटिक था। लेकिन जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया ना, तो जावा में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाए जाने लगे जो वेब पेज पे सपोर्ट करते थे, जिसको एप्लेट बुलाया जाता था। और एप्लेट के वजह से ना वो डायनेमिक हो गया। तो जावा क्या किया, जावा आने के बाद इंटरनेट पे एक सॉफ्टवेयर मिल गया, इंटरनेट को एक सॉफ्टवेयर मिल गया, उसका एक खास तरह का सॉफ्टवेयर। और जब इंटरनेट पूरी तरह से फैला तो हो गया क्या कि बहुत सारे वायरस अटैक और हैकर वगैरह, तो उन लोगों से बचाने के लिए भी जावा में बहुत तरह का एक तरह से टेक्निक दिया गया रहता है। इसी कारण जावा एक रोबस्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है और सिक्योर भी हो जाता है। तो जावा ही प्रोवाइड करता है मजबूती उस तरह का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, आगे तो सब कुछ हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा कॉन्सेप्ट हम फिर नीचे चर्चा करेंगे अलग से। सिंपल, स्मॉलर एंड फैमिलियर, ये भूल भी जाइएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है एग्जाम में नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। इसका कहने का मतलब है ये फेमिलियर है। सी और सी प्लस प्लस के सारे सिंटेक्स इसमें यूज किए जाते हैं, जो भी लूप है, जो भी इफ एल्स है, वो सारे इसमें, जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो सब इसमें हूबहू उसी तरह से, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, जो भी फंक्शन है सब कुछ वैसा ही है। मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरेक्टिव। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको उस जावा में ही देखने को मिलता है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है आपका जो भी प्रोग्राम है वो पैरेलली दो चार टुकड़ों में टूट के और पैरेलली रन करे, पैरेलल में, तो थोड़ा सा काम बहुत फास्ट हो जाएगा ना। मल्टी थ्रेडेड का कंसेप्ट यही कहता है कि काम को बांट के, और जैसे कि आजकल का प्रोसेसर क्या होता है, मल्टी कोर प्रोसेसर होता है, तो मल्टी कोर पे वो बढ़ जाता है, जल्दी से रन कर जाता है। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट, अगर मल्टी थ्रेडिंग टेक्निक पे अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो कम से कम जावा का इस्तेमाल आपको करना ही होगा। डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल, ये तो एकदम याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, ये बहुत ही हाईलाइटेड इसका फीचर है, डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने की फैसिलिटी हो तो वो एक्सटेंसिबल कहलाएगा। तो इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इसमें है, तो क्लास के थ्रू हम लोग नया डाटा टाइप तैयार कर लेते हैं, तो एक्सटेंसिबल हो गया। डायनेमिक मतलब कि रन टाइम पे ये बहुत सारा लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है, रन टाइम पे ये इसमें रन टाइम बाइंडिंग बोल सकते हो, डायनेमिक बाइंडिंग वगैरह इसमें होता है, तो जिसके चलते इसको डायनेमिक एक तरह का गुण मिल जाता है। तो ये डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल है। तो ये जो 7 को हम फीचर बताया ना, तो कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 2 बार इसको देख ले, क्योंकि डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आ सकता है। हम इसके बाद एक एमसीक्यू देंगे, हो सकता है आज देंगे नहीं तो कल देंगे, तो उसमें आपको ये डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल एक जगह देखने को मिलेगा भी। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का की कंसेप्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का की कंसेप्ट बेहद ही जरूरी है। स्टेट में भी आपको खूब पूछा गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का की कंसेप्ट ही पूछा गया था, उसमें दूसरा कुछ नहीं था। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। तो पहले, इससे पहले का जो भी प्रोग्रामिंग होता था ना, वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता था, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होता था।
उसके बाद सी प्लस प्लस जब आया तब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू हुआ। तो थोड़ा सा मैं बैक जाके आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अब क्या होने लगा। देखिए होता क्या था ना पहले, कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते थे, सपोज कि आपका ये प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में आप वेरिएबल बनाते थे। तो मान के चलिए प्रोग्राम में कुछ कुछ वेरिएबल, यहाँ पे जो ब्लू से हम कर रहे हैं ये आपका वेरिएबल है, तो वो आपका वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं पे इनिशियलाइज किया जा रहा है दूसरा वैल्यू, कहीं पे उस वेरिएबल को प्रिंट किया जा रहा है, कहीं पे उस वेरिएबल में फिर से दूसरा वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। मतलब फ्रीली आपका पूरे प्रोग्राम में वो वेरिएबल मूव करता था। मतलब पूरे प्रोग्राम में उसको कहीं पे भी यूज हम लोग कर लेते थे। कुछ कोई सिस्टम नहीं था, कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं था। तो इससे ना थोड़ा सा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता था कि अनइंटेंशनली किसी वेरिएबल में कुछ गलत डाटा चला जाए, न चाहते हुए भी हो सकता है बाई मिस्टेक कुछ हो जाए। तो इससे ना इस तरह का हमेशा दुर्घटना होते रहता था। तो ये प्रोसीजरल में इस तरह का होता था, क्योंकि एक लंबा सा प्रोग्राम था और सारा ये जो वेरिएबल आप जो बनाते थे ये हर जगह फ्रीली एक तरह से घूमते रहता, फ्रीली मतलब पूरे प्रोग्रामिंग में बिखरा हुआ रहता था, कोई सिस्टम नहीं था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या हुआ ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहा गया कि नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें जितने भी प्रॉब्लम है, जितने तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जितने तरह का वेरिएबल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, एक ऑब्जेक्ट का रूप दीजिए उसको। ऑब्जेक्ट का रूप कहने का मतलब क्या था कि डाटा जो है वो डाटा आपको पता है कि इतने तरह के डाटा पे आपको काम करना है, और उस डाटा पे कौन कौन तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, इन सब को एक जगह रख के पैक कर दीजिए और इसका एक नाम दे दीजिए। तो यही कहलाता है ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो फंक्शन है, आपको बस फंक्शन को कॉल करना है। डाटा से आपको, डाटा को तो बाहर नाम ही नहीं लेना है, मतलब डाटा को एक्सेस करना ही नहीं है। तो यहाँ पे डाटा को क्रिटिकल माना जाता है, डाटा को क्रिटिकल माना जाता है। डाटा और डाटा से आपको नहीं जुड़ना है, आपको किससे जुड़ना है, फंक्शन से। फंक्शन को ही यहाँ मेथड बोला जाता है। आइए अब इस डायग्राम को समझते हैं। मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है राउंड में, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है, डाटा और मेथड का कलेक्शन है। अब बोल सकते हैं डाटा और मेथड ही है, दो ही चीज उसके अंदर होता है। डाटा सबसे क्रिटिकल चीज होता है, बीच में इसको रख दिया गया, और इसके बाहर बाहर में जो कुछ है मेथड है। आपको कोई काम है तो आप मेथड से संपर्क कीजिए, आप मतलब मेथड को ही कॉल कीजिए। मेथड क्या करेगा, ये डाटा से संपर्क करेगा, और आपके लिए अगर आप उसे प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट कर देगा, आप उसे कैलकुलेशन कराना चाहते हो तो कैलकुलेशन कर देगा। लेकिन आपको जुड़ना किससे है, आपको मेथड से ही संपर्क करना है। तो इस तरह का अगर सिस्टम बनाया जाए तो आप खुद सोचिए डाटा आपका कितना सिक्योर होगा, किसी के हाथ ही नहीं लगेगा ये, मतलब अनवांटेड कोई आदमी इसमें जाकर मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। आप अब मेथड से ही आप जुड़िएगा। तो अब मेथड तो पहले से डिफाइन किया गया रहेगा कि मेथड में इतना ही तरह का, इसी तरह का काम करना है। तो पहले से डिफाइन किया गया रहेगा कि मेथड में यही सब काम करना है। तो आप जब भी मेथड को कॉल कीजिएगा तो उतना ही काम होगा। तो कुछ मतलब अनवांटेड किसी तरह का छेड़छाड़ डाटा के साथ नहीं हो सकता है। यही एक मूल मंत्र है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और यही बातें ऊपर लिखी गई है कि क्रिटिकल एलिमेंट माना जाता है डाटा को प्रोग्राम डेवलपमेंट में। और यहाँ पे क्या होता है कि डाटा और मेथड को टाइटली आप बोल सकते हैं कि एक जगह, मतलब क्लोजली एक जगह बांध दिया जाता है, और उसका एक नाम दे दीजिए, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यही कंसेप्ट है, अब इससे ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं की कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके कुछ कुछ की कंसेप्ट है, की का मतलब कुछ कुछ इसका टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक तरह से, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कम से कम डिफिनेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे होगा क्या ना कि अगर एग्जाम में कुछ वर्ड मिल जाए, मैच कर जाए, तो उसी वर्ड के आधार पे आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट आर प्राइमरी रन टाइम एंटिटी इन एन उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जब आप रन कराते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट है ना वो मेमोरी में जगह लेता है।
और फिर आप उसी ऑब्जेक्ट का फंक्शन वगैरह को कॉल किए रहते हैं, तो वहीं से फंक्शन निकल के अपना काम करता है। तो अगर मेन चीज देखा जाए, तो जब प्रोग्राम आपका रन होता है तो उस टाइम ऑब्जेक्ट ही एक इंटिटी है जो अपना काम परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑक्युपाई स्पेस इन मेमोरी, और क्लास जब हम लोग बनाते हैं तो मेमोरी में किसी तरह का स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब प्रोग्राम मेरा रन होता है, तो जो वो ऑब्जेक्ट बनता है तभी जाके मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है। एवरी क्लास हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। देखिए, हर क्लास का अपना प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, अब फिर यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज बोल रहा है। प्रॉपर्टीज जो डाटा डाटा हम बोल रहे थे ना, डाटा को ही यहाँ प्रॉपर्टीज बोला जा रहा है या फीचर बोला जा रहा है, ठीक है। डाटा को ही प्रॉपर्टीज या फीचर बोला जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो जब भी प्रॉपर्टीज की बात आएगी तो समझ जाइएगा कि डाटा की बात कर रहा है, या फीचर की बात आएगा तो समझ जाइएगा डाटा की बात कर रहा है। और जब जब बिहेवियर बोलेगा, बिहेवियर, तो बिहेवियर का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन या मेथड, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ वर्ड है जिसको आपको समझना होगा। क्लास, क्लास कुछ नहीं होता है, जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, जो आप ऑब्जेक्ट सोचे हैं उसका ब्लूप्रिंट, मतलब उसका जो मॉडल आप तैयार कीजिएगा, ब्लूप्रिंट, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास। अब इसी को ऐसे समझिए, आपने इमेजिन किया कि हमको इस तरह का एक फ्लैट चाहिए, इतने बेडरूम चाहिए, एक किचन चाहिए, एक बाथरूम चाहिए, मतलब जो कुछ है आपने एक हॉल चाहिए सोचा है। अब आपने जो सोचा है उसको पेपर पे आपने ड्रॉ किया, जैसे कि एक इंजीनियर से उसका नक्शा आपने बनवाया। तो जो इंजीनियर जो उसका ब्लूप्रिंट बनाता है आपके बिल्डिंग का या आपके फ्लैट का, तो उसी को ना हम लोग मॉडल बोलते हैं। तो वो एक क्लास हो गया। तो अब वो क्लास को देख के आप जब घर बनाते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्लास होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्लास होता है। ऑब्जेक्ट तभी अस्तित्व में आएगा जब उससे पहले उसका क्लास तैयार किया जाएगा। पहले क्लास बनता है तब जाकर ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट, हम सही बात है कि आप ऑब्जेक्ट ही सोचे थे, ऑब्जेक्ट में ही तो सारा काम होगा, सारा डाटा तो ऑब्जेक्ट के अंदर ही सेव होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आपको क्लास बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज होता है, डाटा और मेथड। तो जो डाटा होता है उस पर किसी तरह का अगर काम परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा, वो मेथड ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और इसको ऐसा भी बोलते हैं कि कम्युनिकेट करेगा, मेंबर वेरिएबल से कम्युनिकेशन कौन करेगा, मेथड करेगा। मेंबर वेरिएबल से कम्युनिकेशन कौन करेगा, मेथड करेगा। अब आ जाइए डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अब इस चीज को समझते हैं। देखिए, डाटा एब्स्ट्रैक्शन करेक्ट, इट मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स। इसको ऐसे समझिए, इसेंशियल इंफॉर्मेशन को दिखाना और बाकी चीज को छुपा लेना, ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जैसे कि आप ऐसे समझिए, एक टेलीविजन का एग्जांपल ले लीजिए, टीवी का एग्जांपल ले लीजिए। तो टीवी छोड़िए, एक स्मार्टफोन का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए स्मार्टफोन का ही, टेलीविजन छोड़िए। यहाँ पे हम एक छोटा सा ड्रॉ करते हैं स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन है, ठीक है। तो एक यहाँ पे बटन दे देता है बैक का, यहाँ पे होम का बटन दे दिया, और यहाँ पे भी एक बटन दे दिया, तीन गो बटन आगे दे दिया, एक साइड में दे दिया यहाँ पर पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए बटन मान लीजिए यहाँ दे दिया, ठीक है। अब इतना बटन से पता है मोबाइल बनाने वाली कंपनी को कि इतना ही बटन से वो पूरे फोन को ऑपरेट कर लेगा। अब वो फोन को पूरी तरह से पैक कर देती है। फोन के अंदर देखते हैं कितना सारा छोटा 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 डिवाइस होता है, मतलब फोन के अंदर का सारा डिटेल को छुपा लेती है। उसको पता है इसेंशियल जो जो जरूरी है वो दिखा देना, मतलब बाहर निकाल देना। आउटर वर्ल्ड के जो भी लोग हैं वो इसी से जुड़ेंगे, और बाकी सारे डिटेल को पैक कर देती है प्लास्टिक के कवर में या मेटल के कवर में। वो आपको छूने तक नहीं देती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो छूने देंगे तो ये खुद खाद के खराब कर देगा। तो इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जो इसेंशियल है उतना ही दिखाना, बाकी डिटेल छुपा लेना, इसी को बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। चलिए, तो यही काम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जब आप कोड लिखते हैं तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन आपको पता रहता है कि
सारा डिटेल हमको नहीं दिखाना है, एक दो फंक्शन बाहर कर देते हैं, उसी फंक्शन को कॉल करके वो काम करेगा। जो भी डाटा है उसको वो एक्सेस नहीं कर पाए, तो उसके लिए अगर कोई बोले कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे लागू करते हैं हम लोग, तो कुछ एक्सेस स्पेसिफायर है, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो सी प्लस प्लस में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इस तरह का कीवर्ड भी है, यहाँ पे भी है। तो इसी सब का यूज करके ना हम लोग एब्स्ट्रैक्शन डाल देते हैं। हम लोग को अगर लगता है कि सारा फीचर ही पब्लिक को दिखा देना है, तो पब्लिक कीवर्ड लगा देते हैं। हमको लगता है सारा फीचर को हाइड करके रखना है, तो वहां पे प्राइवेट लगा देते हैं। हमको लगता है कुछ को पब्लिक कर लेते हैं, कुछ को प्राइवेट कर लेते हैं, तो कुछ को पब्लिक कीवर्ड से हम लोग ये कर लेते हैं डिक्लेयर, और कुछ को प्राइवेट कीवर्ड से डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये सब बातें हैं, ये सब चीजें जब आप प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़िएगा तो हर चीज समझ में आ जाएगा किसका कहाँ पे इस्तेमाल है। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन वही किसी चीज को पैक कर देना। इनकैप्सुलेशन जैसे कि हम लोग कैप्सूल खाते हैं, बहुत छोटा छोटा दाना होता है दवा। अब इन दवा को, हो सकता है ये दवा बहुत कड़वा हो, तो इसको एक कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई अगर इसको कल होके इनहेल करता है तो उसको कड़वा उड़वा नहीं लगा, आराम से खा लेगा। तो कैप्सूल में इसको पैक कर दिए, तो अंदर का चीज केवल हो सकता है आपको दिखे, लेकिन उसका स्वाद आपको नहीं आता है। तो उसी तरह से इनकैप्सुलेशन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आपका डाटा है, उसको एक क्लास के अंदर रख के पैक कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन से ही डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट निकल के आता है। तो आप बोल सकते हैं डाटा हाइडिंग अगर अचीव करना हो तो आपको इनकैप्सुलेशन करना होगा। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया। तो क्लास अगर आप यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था जैसे बीपीएससी टीआरई में ही क्वेश्चन आया था, एक क्लास बना हुआ था, तो बोल उसमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था। आगे जैसे इनहेरिटेंस है ना, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो क्लास तो कम से कम होंगे, एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास। तो बेस क्लास बना दिया था और ड्राइव क्लास बना दिया था, और बेस क्लास ड्राइव क्लास बना दिया था, और ऑप्शन दिया था कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इनकैप्सुलेशन था, इनहेरिटेंस था, इनकैप्सुलेशन प्लस इनहेरिटेंस था। तो वहां पे इनहेरिटेंस तो था ही, और बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन भी था, क्योंकि जैसे क्लास आपने बना दिया वैसे तो इनकैप्सुलेशन हो ही गया। तो क्लास, दो क्लास वहां पे बना हुआ था ऑलरेडी, तो वहां इनकैप्सुलेशन तो देखने को मिल ही रहा है, और साथ में इनहेरिटेंस भी देखने को मिल रहा है। तो दोनों ऑप्शन मिलके सही हो रहा था, जो भी उसका सी या डी ऑप्शन था। ठीक है, तो इनहेरिटेंस पे अब आते हैं। इनहेरिटेंस में होता क्या है कि पहले से एक क्लास आपके पास होना चाहिए, पुराना क्लास, उसी के सारे फीचर को अगर यूज करना चाहते हैं नए क्लास में, तो इसी कंसेप्ट को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आज ये पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। ये देखिए, सेम फंक्शन एक्ट्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट केसेस। ये हो सकता है ये लाइन समझ में नहीं है, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक चीज अनेक काम करे तो उसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब एक, यहाँ पे लिखा है सेम फंक्शन, फंक्शन सेम, एक ही नाम का फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट तरह का काम कर रहा है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म का एक उदाहरण है। एक चीज अलग अलग तरह का काम कर दे रहा है तो आप बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे बोलते हैं ना वर्सटाइल, बहुत तरह का काम कर रहा है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का हमारा मोबाइल। अब सोचिए, ये मोबाइल आ जाने से कितने डिवाइस को खा गया, कितने डिवाइस को खा गया। अब रेडियो सुनते थे, अब रेडियो नहीं सुनते हैं। आपके पास कैमरा पहले होता था, अब कैमरा भी नहीं है आपके पास। पहले लोग डेक यूज करता था घर में, वो भी अब नहीं रखता है। अब तो धीरे धीरे लोग टीवी भी देखना बंद कर देगा, तो अब इसको भी खा गया। लोग वॉच नहीं पहनता है, इसको भी खा गया। तो इतने तरह का काम कहीं ना कहीं ये कर दे रहा है खुद, तो इसी के लिए मोबाइल हम बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म है। बुक वगैरह में इस तरह से देखने को मिल जाता है एग्जाम्पल कि एक इंसान, एक ही इंसान के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का गुण होता है। कहीं आप स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं, मान लीजिए 2 घंटा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। शाम को किसी छोटे बच्चे को आप खुद पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप खुद टीचर की तरह बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है ऑफिस में जाते हो तो वहाँ बॉस की तरह बिहेव करते हो, घर पे आ रहे हैं तो हो सकता है भाई की तरह बिहेव कर रहे हैं या पिताजी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो एक ही आदमी रूप बदल रहा है समय के अनुसार अपना, सुबह से शाम तक कई रूप ले लिया वो, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। आ जाइए आगे। डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग वही बात है कि जो भी आप कोड लिखते हैं तो रन टाइम बहुत सारा काम अगर डिसाइड किया जाए तो उसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग।
तो यहाँ पे लिख रहा है द कोड प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक प्रोग्राम इज अननोन until इट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब कि आपका जो प्रोग्राम में बहुत सारा कोड है वो अननोन है। कब तक अननोन है? जब तक कि वो एग्जीक्यूशन के लिए ना जाए। मतलब कंपाइल टाइम तो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये कोड का कहाँ इस्तेमाल है, लेकिन जब रन हो रहा है प्रोग्राम वहां पे कुछ उस तरह का आपने इनपुट दे दिया या कुछ खास तरह का आपने एक्शन परफॉर्म कर दिया, उसके रिस्पॉन्स में कोई खास कोड रन होने के लिए निकल पड़े, तो आप बोल सकते हैं वहां पे डायनेमिक बाइंडिंग हुआ है। तो यही सारे कंसेप्ट है। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको एक बार नहीं तो 2 बार जरूर आप देखिएगा, बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।